हेलो सुपर लर्नर्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नए सीरीज में जिसका नाम है जोर शोर सीरीज। ये सीरीज क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए है एंड इस सीरीज में हम सारा टर्म 1 का सिलेबस वन शॉट में कवर करने वाले हैं। बाय द वे, आज इस पहले पहले वीडियो में हम कवर करेंगे एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट एंड मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, an educator by choice, a certified memory coach, and a creative learner. And student, this is how my Unacademy का प्रोफाइल looks like. अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग और जो भी आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चंस मैं मेरे स्पेशल क्लासेस में लेने वाला हूं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर एंड शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फ्रॉम जोर शोर सीरीज। इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बाकी जो भी चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड ऑल वो सारे भी आने वाले हैं। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ बेसिक सी बातें करता हूँ। जैसे सब्सटेंस, तुम अगर 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए होगा, थोड़ा सा तुमने पढ़ाई किया होगा, तो तुमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि जो तुम्हारा मैटर होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्योर, इम्प्योर। और प्योर वाला जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है तुम्हारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो अब एक सवाल है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना जरूरी है इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। तो उसी को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो, एलिमेंट वो चीज होता है, सिंपल डेफिनेशन, एलिमेंट वो चीज होता है जिसके सारे एटम्स, भाई तुम्हें एटम पता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जिसके सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक आयरन रखा है, तो इस आयरन में जितने भी एटम होंगे सारे Fe के होंगे। यहां पे मैंने ये एल्यूमिनियम रखा है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे सब एल्यूमिनियम Al होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कॉपर है, तो सारे एटम Cu कॉपर के होंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक एलिमेंट है, मतलब उसमें से अगर मैं निकालूंगा तो सारे एटम्स आइडेंटिकल निकलेंगे, एक जैसे होंगे। बहुत सारे होंगे लेकिन एक जैसे होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कंपाउंड होता है उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिकल मिले हर बार ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ये अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसमें H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स मिलेंगे। सॉल्ट की बात करूं, कॉमन सॉल्ट की, तो NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो अलग एटम मिलेंगे। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो CO2। इस तरीके से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट मतलब आइडेंटिकल एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड मतलब आइडेंटिकल मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब समय आ चुका है इस चैप्टर को शुरू करने का। अगर हमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का पता है तो माइक को थोड़ा और नजदीक ले लिया जाए। एंड केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, अगर तुम तुम्हारा टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि दूध फट जाना, ठीक है, जैसे कि एक ताबा है जिसपे जंग लग जाना। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। बट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम, कि चेंज क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि चेंज, बदलाव, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, चेंज मतलब बदलाव, और बदलाव दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वाला जो होता है आपको, वो होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है पहला? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, लेट्स टेक टू थ्री एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एक ग्लास, और ये ग्लास अगर टूट जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लेता है ऐसा टूट के ऐसा हो जाएगा। फिर भी टूटा हुआ भी वही ग्लास है, सब्सटेंस वही है ना। सब्सटेंस बदला क्या, मटेरियल बदला क्या, कॉम्पोजिशन बदला क्या? तुम बोलोगे नहीं। अब ये टूटा हुआ ग्लास एग्जैक्टली वैसा नहीं है, राइट, बट सब्सटेंस अभी भी वही है। अच्छा, अगर मैं इस वाटर का अगर आइस में कन्वर्जन करता हूं, ठंडा करके फ्रीज करके अगर मैं वाटर का आइस बना लेता हूं, हालांकि वो आइस है, थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो H2O ही है। बच्चों, मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को मैं फाड़ देता हूं, उस पेपर को मैं वापस वैसा नहीं कर सकता एज इट इज, बट अभी भी कॉम्पोजिशन सेम है। इस आइस का मैं वापस वाटर कर सकता हूं गर्म करके। तो खाली इस बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि अगर इरिवर्सिबल है, मतलब मान लो कि अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वो फिजिकल चेंज नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कॉम्पोजिशन देखा जाता है, तो हम क्या कहते हैं फिजिकल चेंज में? हम कहते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब एक फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। टेम्पररी चेंज है ये कैसा है? टेम्पररी चेंज है, थोड़ी देर के लिए होता है, और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। बच्चों, केमिकल चेंज में मान लो कि मेरे पास एक लकड़ी था और इसको मैंने जला दिया। जलने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो गैसेस निकल रहे हैं और ये जो लकड़ी है, इन दोनों की कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। अब यहाँ पे जो आयरन है बच्चों, ये आयरन और ये जो रस्ट है, अगर मैं इसको देखने जाऊंगा तो इनके कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा बदलाव है, एज इट इज सेम टू सेम नहीं है।
समझ रहे हो? तो मैं केमिकल चेंज कब बोलता हूं? न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म हो जाता है, परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मेरे पास एक मान लेते मैंगो था, एक मैंगो था मेरे पास। ये मैंगो कच्चा था और जब ये पक गया, दोनों में अंतर है ना, कच्चा रॉ फ्रूट एंड पका हुआ राइपन फ्रूट, दोनों में फर्क है। दोनों का टेस्ट अलग होता है, दोनों का कॉम्पोजिशन अलग होता है, राइट? तो केमिकल चेंज जब भी होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले केमिकल रिएक्शन के, लेकिन उससे पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है फ्रॉम ओल्ड वंस, पुराने वाले से, अभी तुम्हें दिखेगा एग्जांपल में, सच दैट द न्यू सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन। इस तरीके का कि जो नया सब्सटेंस तुम्हारा फॉर्म हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टी है पुराने वाले से काफी अलग है, सेम टू सेम नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तुम्हारे बुक में एक पहला सा एक्सपेरिमेंट दिया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? हम एक बर्नर लेते हैं और उस बर्नर में हम एक मैग्नीशियम रिबन लाते हैं। बर्नर बाय द वे जल रहा है और हम एक मैग्नीशियम रिबन लाते हैं जिसको हम एक टोंग से पकड़ते हैं कि हमारे हाथ पे जल ना जाए, हमारा हाथ सेफ्टी पर्पज के लिए, और इस पे रखते हैं। जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बर्न करेंगे तो देखो आसपास क्या होता है? ऑक्सीजन होगा, आसपास में ऑक्सीजन होगा ना, बहुत सारा ऑक्सीजन होगा एयर में। तो उस ऑक्सीजन के कारण ये क्या होगा? ये बर्न होने लगेगा। जब ये बर्न होगा ना तो यहाँ पे तुम्हें व्हाइट डैजलिंग लाइट दिखेगा, ठीक है? व्हाइट डैजलिंग लाइट दिखेगा, साथ ही साथ तुमको नीचे ऐश भी मिलेगा, इधर से ऐसा नीचे ऐश भी गिरेगा। अब इसी चीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं केमिकल रिएक्शन में। मैग्नीशियम मेरे पास था, मैग्नीशियम रिबन था जो कि सॉलिड था। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैंने इसको बर्न किया तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, MgO। यहां पे लिख सकता हूं मैं MgO2, MgO। अब ये वाला जो तरीका है बच्चों, ये वाला, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं और इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। गॉट इट? वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम पूरा वर्ड ऐसे यूज करते हैं और केमिकल इक्वेशन में हम खाली ये केमिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बात है, इसको याद रखना। एक और बात, इस तरफ जो भी है वो रिएक्टेंट्स और इस तरफ जो भी है प्रोडक्ट है। तो मतलब जो पहले से मेरे पास होता है उसको रिएक्टेंट कहता है, जो रिएक्शन के बाद मुझे मिलता है नए बॉन्ड्स बनने के कारण या फिर जिस भी कारण से, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस चीज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें एक चीज समझ में आया, एक चीज समझ में आया कि स्टेट बदल जाएगा, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कि एक मोमबत्ती था, इस मोमबत्ती को जब मैंने जलाया तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर चीज है वो सॉलिड स्टेट में है। जब ये जल जाता है तो इसकी चीजें गैस बन जाती है। तो क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है, सॉलिड टू गैस हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट बदल सकता है। कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो हम क्या कहते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट में बदलाव आ सकता है। स्टेट बदलेगा, सॉलिड का गैस हो सकता है, गैस का लिक्विड हो सकता है, लिक्विड का गैस हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कलर भी बदलता है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी बदल सकता है। तुम्हारी बुक में एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, देखते हो इस एक्सपेरिमेंट को। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आपके पास लीड नाइट्रेट है, PbNO3 ट्वाइस लीड नाइट्रेट, और आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडीन, जिसको हम पोटेशियम आयोडाइड कहेंगे। अगर मैं लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? लीड आयोडाइड मिलता है, PbI2, जो कि येलो कलर का होता है। तो क्या यहां पे इस चीज को ऐड करने के कारण कलर में बदलाव आया? यस, बिल्कुल आया। तो कलर चेंज होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की, जहां पे हमें दो चीजें और समझ में आएगी। हमने देखा स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है। अब हमें दो चीजें और देखनी है कि गैस इवॉल्व हो सकता है या फिर टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है। जिंक है बेसिकली, जिंक के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है? तो जिंक ग्रैन्यूल्स है और इसको मैं क्या करता हूँ, H2SO4 में डाल देता हूँ, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मतलब एक मेटल को मैं एक एसिड में डाल रहा हूँ। इस चीज के बारे में और डिटेल में एसिड बेस्ड सॉल्ट और हमारा जो एक और चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स को मैं उठा करके सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं एक मेटल को एसिड में डाल रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स था यहाँ पे मैं एसिड डाल दिया, तो ऐसा मैं जब करता हूं तो क्या होता है? ऐसे बबल फॉर्म होता है। ये जो बबल फॉर्म हो रहा है ये हाइड्रोजन के बबल है, मतलब गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी मुझे बताता है कि रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, बच्चा क्या होता है अगर मैं इसको छू के देखूंगा ना, ये वाला जो भी चीज है, इस मटेरियल को, अगर मैं इस फ्लास्क को अगर मैं छू के देखता हूं, ठीक है, बीकर सॉरी, इसको अगर मैं छू के देखता हूं तो मुझे क्या लगेगा? थोड़ा गर्म लगेगा। मतलब क्या हुआ
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव आया। तो हमने चार चीजें देखी। सबसे पहला स्टेट बदलता है, दूसरा हमने देखा कि कलर बदल सकता है, तीसरा हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चौथा हमने देखा टेम्परेचर में भी बदलाव आ सकता है अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो। और हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें से इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी रिएक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा कि मेरे पास जिंक है, उसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर डाला तो मुझे जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। वर्ड इक्वेशन है ये। इसको केमिकल इक्वेशन में जेड एन जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन जिंक सल्फेट है वो। ठीक है, गॉट इट, सिंपल। चलो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। तो आपको चाहिए तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो इस वीडियो में, ठीक है, और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, रूल्स। बच्चों रूल्स में हम क्या देखने वाले हैं, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। कि केमिकल इक्वेशंस अगर मुझे लिखना है तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। हम कुछ 5-6 रूल्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना है। एक रूल्स, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम रूल नंबर 1 देखेंगे। रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, जिस चीज हमारे पास ऑलरेडी थी, आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगला सुनो, प्रोडक्ट्स आर ऑन राइट हैंड साइड। आपके प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड पे होते हैं और एक एरो होता है इन बिटवीन देम, उनके बीच में एक एरो होता है। तो देखो मेरे पास मान लो कि कॉपर सल्फेट है और मेरे पास जिंक है। कॉपर सल्फेट में मैं जिंक डाल रहा हूं, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स है। इसको मैं हमेशा एरो के, ये जो एरो दिख रहा है मुझे, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा। अच्छा, ये जो उससे मिल रहा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर, उसको मैं प्रोडक्ट है तो मैं उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखूंगा और उनके बीच में एक एरो है। इस एरो को हम बोल सकते हैं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। इस एरो का मतलब होता है गिव्स या फिर यील्ड्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, मतलब ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके हमें ये देते हैं या फिर ये यील्ड करते हैं प्रोडक्ट। बात याद रखने वाली बात है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर रूल नंबर 1 समझ में आ गया तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 और मोर रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट है, देखो, इफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस साइन इन बिटवीन देम। बहुत सिंपल। तेरे पास कॉपर सल्फेट और तेरे पास जिंक है, दो हो गया ना, या इससे ज्यादा होगा तो तू क्या करेगा, एक प्लस साइन इनके बीच में लिखेगा। सिमिलर फॉर प्रोडक्ट, अगर तेरे को प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा मिल रहा है तो उनके बीच में प्लस साइन लिखेगा। एकदम ईजी है, बहुत आसान है, समझ आ गया। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम देता हूं मैं इस पे समझाने के लिए। मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करो। देखो जनाब, इसके करने के पीछे का कारण ये होता है कि हम रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। हमारा जो रिएक्शन से जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब कोई इक्वेशन पढ़े तो उसको आधी से ज्यादा चीजें इक्वेशन पढ़ के ही समझ में आ जाए, हम उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। ध्यान से देखना, अगर तुम्हारी चीज सॉलिड है तो तुम लिखोगे एस उसके आगे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स थे तो वो सॉलिड थे, तो मैंने उसके आगे एस लिखा है, छोटा एस नीचे में, मतलब ऐसे जेड एन है उसके नीचे एक छोटा सा एस, ऐसा समझे। अगर तुम्हारे पास चीजें लिक्विड है, पानी के जैसी लिक्विड है, तो तुम उसके आगे लिखोगे एल। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास वाटर था, ठीक है, और वो वाटर लिक्विड स्टेट में था तो मैं ऐसे एल लिखूंगा। गॉट इट। बच्चा अगर मेरे पास गैस है, कोई भी चीज अगर गैस है, गैस मान लो कि अगर हाइड्रोजन गैस अगर मेरा निकल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके आगे ऐसे जी लिख सकता हूँ छोटा सा। या फिर निकल नहीं रहा है, मतलब गैस है, बेसिकली वो गैस है। जैसे वाटर, मतलब मान लो मेरे पास वाटर है H2O और वो वेपर स्टेट में है, तो मैं जी लिखूंगा उसके लिए। समझ लो, गैसियस स्टेट में। चलो, अगर कोई भी चीज पानी में घुला हुआ है, इफ समथिंग इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो मान लो कि ये मेरे पास ये एक बिकर है, इसमें मैंने चीनी डाल दिया और पानी डाला हुआ है, तो ये घुला हुआ है ना, तो मैं शुगर के आगे क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा AQ, एक्वा, मतलब डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुला हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई भी गैस बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस है और वो बाहर निकल रहा है, तो मैं ऐसे लिखाऊंगा गैस रिलीज, मतलब गैस बाहर निकल रहा है, गैस है नहीं, बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस बाहर निकल रहा है रिएक्शन। सॉलिड प्रेसिपिटेट, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो नीचे जाके जमा हो जाता है रिएक्शन में, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पानी है और इस पानी में मैंने नमक डाल दिया, बहुत बड़े बड़े नमक के ढेले डाल दिए, ढेले मतलब बड़े बड़े टुकड़े, तो ये नीचे जाके जमा हो जाएगा। गॉट इट। चलो एवरीवन कमेंट डाउन नमक, चाहे तो नमक कमेंट में नमक कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। ऑफकोर्स आप देखोगे। चलो, तो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, तो अभी हमें समझ में आ रहा है CuSO4 डिजॉल्व इन वाटर है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, ZnSO4 ये पानी में डिजॉल्व है एक्वस से, तो और कॉपर सल्फेट ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे जा रहा है, सॉलिड प्रेसिपिटेट है जो जाके नीचे जाके डिपोजिट हो जाएगा। ये था रूल नंबर 3।
अब बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। इंडिकेट हीट इफ गिवन फ्रॉम आउटसाइड और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर तुम्हारा हीट अगर तुम दे रहे हो या फिर रिलीज हो रहा है, मतलब हीट तुम्हें नीचे से गर्म करना पड़ रहा है, जैसे मान लो ये पानी है, ये गर्म पानी है, रिकॉर्डिंग करने के टाइम मैं गर्म पानी रखता हूं, तो इसको नीचे से हीट दिया था तब ये गर्म हुआ ना? नीचे से हीट दिया था। अब अगर इसमें से हीट निकल रहा है तो रिलीज हो रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो उसको हीट में दे रहा हूं। तो अगर बच्चा मैं हीट देता हूं, अगर मैं हीट देता हूं तो मैं ऐसे ऊपर एरो पे दिखाता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CaCO3 प्लस हीट, कि मैंने हीट रिएक्टेंट के साइड में दिया था और मुझे फिर जो भी मिला, ठीक है, जो भी मुझे मिला, समझ में आया? या फिर मैं ऐसे एरो पे भी हीट दिखा सकता हूँ। ये डेल्टा का सिंबल है, सिंबल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, याद रखना। चलो, अगर हीट बाहर निकल रहा है तो बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर निकल रहा है, समझे? तो CuSO4 प्लस Zn, जिंक, ZnSO4 देता है, कॉपर देता है, और हीट बाहर निकल रहा है, हीट इज इवॉल्व। तो यहाँ पे हीट निकल रहा है और यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं लिख ही देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस heat gives me calcium oxide plus carbon dioxide as a gas। चलो ठीक है, तो ये भी लिख ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, ये जो नोट्स है ना, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा एक लिंक, तो उससे भी तुम ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रूल नंबर 5 की बात करते हैं जनाब, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। मेंशन सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर। मतलब मान लो कि अगर कोई रिएक्शन तुम कर रहे हो और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए कि इतने डिग्री पे ही होगा, अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि ये भाई 60 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, 45 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, तो तुम्हें वो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो टेम्परेचर, या फिर एट एनी प्रेशर, कि ये रिएक्शन इतने प्रेशर पे ही होगा तो करना पड़ेगा, या फिर कैटेलिस्ट, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस तुम्हें अलग से डालना पड़ेगा जिसके कारण वो रिएक्शन जल्दी होगा, लेट होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा, तो तुम्हें वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि देखो कि वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में, जब उसमें मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड यूजिंग अ कैटलिस्ट निकल Ni, तो मुझे वनस्पति घी मिलता है जो कि सॉलिड, वनस्पति घी मतलब डालडा, ठीक है? वनस्पति घी मतलब होता है डालडा। कूल, समझ आ गया? बहुत आसान है बच्चों, इतनी मेहनत मैंने आपके लिए करी है। अब हम हमारे अगले पार्ट की तरफ जाने वाले हैं जो कि है बैलेंसिंग। बट बिफोर बैलेंसिंग मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और तुम में से जो भी कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, दे कैन ऑलवेज यूज दिस कोड। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरा ये कोड यूज करोगे, तो SJ Live 11, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप ये कोड यूज कर सकते हो अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी इमर्ज, ये CBSE क्लास 10 और 12 के लिए है बस। यहाँ पे आपका मैथ्स और साइंस, ठीक है, आपका टेस्ट होता है। ऑल इंडिया रैंक आपको पता चलेगा बच्चों, ऑल इंडिया रैंक आपको पता चलेगा अगर आप ये टेस्ट देते हो तो। वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाएगा आप, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले, और पूरी तरीके से अलाइंड है CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइंस के साथ, और टॉपर्स जो भी होंगे उनको फीचर किया जाएगा अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ऑल इंडिया रैंक है तो बहुत सारे बच्चे आकर के देते हैं, तो आपको एक पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो और कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और जो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? यहाँ पे भी इनरोल करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो आप, ठीक है? SJ Live 11 ये कोड यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो उसका यूज जरूर करना। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चों मेरे स्पेशल क्लासेस 8:45 PM को होते हैं, ठीक है? आप हमारे स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव लीडर बोर्ड देखने को मिलता है, पोल्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कर लो, अपने नंबर वगैरह सारी चीजें डाल करके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स रहेंगे, उसका यूज करके आप आ सकते हो क्लास में। बाय द वे, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी चूज करनी पड़ेगी कि आप CBSE 6 to 12 में हो और आपको क्लास 10 चूज करना है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को जरूर चेक करना, ठीक है? चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हम पढ़ाई पे वापस आते हैं। यहां तक हमारे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम हमारे अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैलेंसिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये करते हैं। बैलेंस क्यों किया जाता है? सबसे पहले, रिएक्टेंट्स एक रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, थैनोस बाबा, इनको भी बैलेंस करनी थी, ठीक है? एवरीवन राइट थैनोस इन द चैट, ठीक है? तो रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है,
लेकिन एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये लॉ ऐसा कहता है कि जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, या फिर ऐसा करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर एक जैसे नहीं है तो काम नहीं चलेगा, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल। मूविंग फर्दर, सीक्वेंस जो हमें फॉलो करनी है जब हम बैलेंस करने जाएंगे, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से ही बैलेंस होगा, बट इस सीक्वेंस को फॉलो करने से हमारा जल्दी बैलेंस होगा। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को, जैसे सोडियम, ठीक है, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम। हम पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन, हैलोजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट में हम हाइड्रोजन पे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो ही करना है, बट अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपका आंसर जल्दी आएगा। चलिए मूविंग फर्दर, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे देखा जाता है। तो देखो, आपके पास AgNO3 है, फिर आपके पास NaCl है, फिर आपके पास AgCl है और NaNO3 है प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी काउंट करो। आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है हर बार, ठीक है, इस तरीके का एक चार्ट बनाना है जिसमें आप इधर लिखोगे एलिमेंट्स, फिर आप लिखोगे रिएक्टेंट्स और फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन से Ag है, NO, AgNO, फिर आपका सोडियम है और क्लोरीन है, इतना ही है, देख लो अच्छे से, और कुछ नहीं है। फिर आपको रिएक्टेंट्स में लिखने की कितने हैं और प्रोडक्ट्स में कितने हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट्स में बात करता हूं, यहां पे कितने Ag है, देखो एक, बस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक। अच्छा, प्रोडक्ट में कितने Ag है, एक है जनाब, तो मैंने लिख दिया एक, और कहीं दिख रहा है, नहीं है। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, एक नाइट्रोजन और कहीं है, नहीं, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है और कहीं है, नहीं, तो मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन और नहीं है। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो मुझे दिख रहा है एक सोडियम और यहाँ पे भी एक सोडियम, तो 1 1। और अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की तो मुझे दिख रहा है एक क्लोरीन और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्लोरीन, तो 1 1। इसके अलावा है, नहीं है। तो अगर यहाँ पे रिएक्टेंट जितने हैं उतना ही प्रोडक्ट है, तब तो बराबर है। तो मैं क्या कहता हूँ, द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें करना पड़ेगा, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि चलो ये प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, जिससे हमें सोडियम सल्फेट और वाटर 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 ठीक है, वाटर मिल रहा है। चलो अब इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या है, टेबल बना लेना। तो चलो टेबल बना लेते हैं। तो बना लिया टेबल, वेरी गुड। अब इस टेबल में यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं ऐसे, वेरी गुड, और एक और लाइन मार देते हैं रिएक्टेंट्स का, शाबाश। चलो एक और ऊपर ऐसे लाइन मार देते हैं जिससे हमें पता चले कि क्या क्या, वेरी गुड, शाबाश शिवम सर, शाबाश। अभी आपको पता है यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे। तो चलो लिखना शुरू कर दो, एलिमेंट्स क्या क्या है भैया, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है। पहले आप चाहिए तो मेटल्स लिख सकते हो सारे, तो यहाँ पे एक ही मेटल है सोडियम। उसके बाद आपको नॉन मेटल लिखना है तो आप सल्फर लिख लो, ठीक है, फिर आपको ऑक्सीजन लिखना है, फिर आपको हाइड्रोजन लिखना है, और इसमें कुछ है क्या, नहीं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस तरफ आप रिएक्टेंट्स लिखोगे, ठीक है, और इस तरफ आप प्रोडक्ट्स लिखोगे, राइट। अभी एक काम करते हैं, इधर भी ऐसे लाइन मार लेते हैं कि हमारे लिए आसान हो जाए एकदम। हाँ, थोड़ा शांति है क्लास में, बट इट्स ओके, इट्स ओके, तुम लोग को समझ में आना चाहिए ना। अभी इसमें क्या गाने गा गा के थोड़ी पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, अभी थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं, जैसे कि पेन का कलर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पेन का कलर, पेन का कलर करते हैं येलो कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब रिएक्टेंट्स को काउंट करो, रिएक्टेंट में सोडियम कितना है देखो जरा, एक, दैट्स इट, तो यहाँ पे एक होगा, तो लिख देते हैं एक, यहाँ पे एक होगा। प्रोडक्ट में काउंट करो, सोडियम दो है, तो यहाँ पे दो लिख देते हैं, शाबाश। अच्छा, प्रोडक्ट में देखो ना दो होगा, तुम काउंट कर सकते हो, यहाँ पे दो सोडियम है, ठीक है। अच्छा, सल्फर देखो कितने हैं यहाँ पे, एक सल्फर है, और यहाँ पे कितना सल्फर है, एक सल्फर है, तो एक एक लिख देता है दोनों जगह, एक, एक। अच्छा, और देखो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और ये चार ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पांच। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, ओके, यहाँ पे देखो 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 देखो, चार, अरे यार,
4 और ये 5 ना, सही है ना? 4 और एक 5, और यहाँ पे कितना है? 4 और एक 5, 5 5 ही है। वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय। थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। 4 और एक 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और एक 5। चलो ठीक है, अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। ओके, तो बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम को हमें 2 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिससे हमारे पास कितना सोडियम हो जाएगा, जिससे हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया मान लो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे 2Na, ठीक है, 2 सोडियम हो गया अभी, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। तो अब यहाँ पे अगर टोटल मैं काउंट करता हूँ, तो सोडियम तो ठीक है 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन काउंट करता हूँ, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो अब ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो मुझे इस ऑक्सीजन को अब यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, और मैं हाइड्रोजन को काउंट करता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन इधर से और 2 हाइड्रोजन इधर से, अब 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मुझे यहाँ पे 3 नहीं, अब मुझे यहाँ पे 4 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी उस तरफ तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ 6 और 4, ठीक है, कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अब क्या अनबैलेंस्ड है। तो अगर अब मैं देखता हूँ ध्यान से, तो मुझे दिखता है ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, अब ये और ये अनबैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मैं इसको आसानी से बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ पे 2 बनाना, 4 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक 2 लिखना पड़ेगा, तो मैं रेड कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो अब तुम देखो, अब फिर से चीजों को हमें रीबैलेंस करना पड़ेगा, हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो देखो, सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, चलो ठीक है, डन। सल्फर अगर मैं देखूं तो एक सल्फर, और यहाँ पे भी एक सल्फर, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। बट यहाँ पे अगर मैं अब देखूं तो 2 और ये 4, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो ये ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन तो अभी अभी हमने बैलेंस किया था, तो 4 4 ही है, देख ले सकते हो तुम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो ये अब बैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे कि 2NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus twice H2O. This is a balanced equation. Balanced equation. Got it? ऐसा मैं लिख सकता हूँ। चलो एक और एग्जांपल है, ये वाला भी करके देखते हैं, फटाफट करेंगे। तो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम कह रहा हूँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, और मुझे अमोनिया मिल रहा है, मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं। तो मेरे पास है N2, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, अरे यार। हाँ, पहले मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, दो ही चीज है। नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट्स में, कितना है रिएक्टेंट्स में, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास 2 है, और वहां पे भी नाइट्रोजन 1 है मेरे पास। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। आप पहले नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से करता हूँ, तो यहाँ पे तो ये बैलेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 ही हो जाता है। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। अभी बैलेंस हो गया, सिंपल। तो तुम देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स मी, ठीक है, ट्वाइस NH3। अब गिन के देख लो, अब तुम चाहिए तो गिनो। देखो, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। चलो अद्भुत। अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स मी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको बैलेंस कर लेना, बहुत सिंपल है। साथ ही साथ तुम्हारे ये भी एक रिएक्शन है, अगर तुम इसको देखने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बैलेंस्ड है। देखो, एक जिंक यहाँ पे देखो, ये एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, जिंक एक एक हो गया। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है। सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1। ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। समझ रहे हो? तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऐसे कभी कभी तुम्हें ऐसे इक्वेशन भी दिया जा सकता है, तुम्हें एक बार चेक कर लेना कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है।
और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सारे इक्वेशन दिए हुए हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें से ये वाला मैंने करा दिया तुम्हें। ठीक है, ये वाला मैंने करा दिया, बाकी अब तुम्हें करना है प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, मजे करो, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, सिंपल है बैलेंसिंग। ठीक है, जो स्टेप्स बताए उस तरीके से फॉलो करो और करने की कोशिश करो। हमारे स्पेशल क्लास में और भी बैलेंसिंग पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, मैं तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ ये ऑफर शेयर करना चाहता हूँ। ये दशहरा धमाका ऑफर है। ये ऑफर हर वीक रिन्यू होता है अलग नाम से, और स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स को ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 12, 15, 18 मंथ्स का, तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, साथ में 4 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। 24, 36, 48 मंथ्स पे आपको मिलता है 6 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर, और 60, 70 टू 84 मंथ्स पे आपको मिलता है 8 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 8 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो SJ Live 11, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आप एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है। इस रेज अ हैंड फीचर के कारण क्या होता है कि आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करा सकते हो, 1 to 1 बात कर सकते हो। इतना ही नहीं, सुपर स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस कमिंग। आपका कोई फ्रेंड अगर क्लास 9 में होगा तो उसको भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि उसके बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं। साथ ही अगर आप क्लास 10 में हो तो आपको दिख रहा है कि केस स्टडी प्रिपरेशन बैच फॉर मैथ, साइंस एंड SST, ये प्लस और आइकॉनिक वालों के लिए है, जहाँ पे मैथ्स पढ़ाने वाली हैं श्रेया मैम, गजल मैम, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने वाली है हिमांशी मैम, बायोलॉजी पढ़ाने वाली है रश्मि मैम, और SST पढ़ाने वाली है आकांक्षा मैम। और एडवांस मैथ्स मैराथन बैच, यहाँ पे RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा आपको पढ़ाने वाले हैं, दिव्या मैम, सोनाल मैम एंड कुणाल सर। और ये भी 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। द गुड न्यूज इज कि हर मंडे को एक नया बैच शुरू होता है। इस बात को पूरी तरीके से याद रखना। तो आप हर मंडे को आपको एक नया बैच मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 to 1 होमवर्क में भी हेल्प मिल सकता है। जी हाँ, आप अपने डाउट क्लियर करना बहुत ही आसान हो गया। आप एक सेशन बुक, एक स्लॉट बुक कर सकते हो सिंपली, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, अपने जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो, आपके होमवर्क में असिस्टेंस पा सकते हो अगर आपके पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने का मैं आपको प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, ओके, देखो यार, हमें कुछ मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, जिसमें हम और भी चीजें डालेंगे, लेकिन 4 मेजर टाइप है हमारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशन नाम से ही तुम्हें पता चला होगा कि 2 या 3 चीजें कंबाइन कर रही है। तो देखो, ए और बी मिलकर के अगर आपको ए बी दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन है। When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं NH3 अमोनिया प्लस HCl मुझे देता है अमोनियम क्लोराइड। तो मेरे पास क्या था, ये अमोनिया था, और यहाँ पे मेरे पास HCl था। अगर मैं इसको इसमें डालता हूँ तो जो मुझे मिलेगा उसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो, 1 2 मिलकर के एक दे रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम वाला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकलेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि अ रिएक्शन, ठीक है, इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज गिवन ऑफ, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये बात याद रखना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है, सॉल्यूशन आपका गर्म पड़ जाएगा। जैसे कि देखो, ये पानी है और इस पानी में अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि चूना डाल देता हूँ तो ये सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो, हालांकि ये कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा बच्चों, आपका एक और रिएक्शन हो सकता है जिसको एंडोथर्मिक बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, चीजें ठंडी पड़ जाती है, इसमें हमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उल्टा, इज कॉल्ड एज एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, Fe+S, इसको FeS बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है कि जल्दी बने।
ठीक है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक है। H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स मी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Fe प्लस एस प्लस हीट गिव्स मी FeS, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं H2O प्लस CO2 प्लस हीट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, गिव्स मी H2CO3। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर एरो पे भी डेल्टा दिखाया जा सकता है। क्लियर, कूल। चलिए, तो ये कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, वो आप देख सकते हो। तो ये वाला कौन सा रिएक्शन है, देखो एक, ये अभी हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये वाला रिएक्शन है, ये वाला जो हमने देखा था। ठीक है, यही है। फिर ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड H2 प्लस O2 गिव्स मी H2O, पानी, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। ये वाला देखो, CH4 प्लस O2 गिव्स मी CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O 6O2 गिव्स में 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये तुम्हारे बॉडी में जो रिएक्शंस होता है ग्लूकोज के साथ वो है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। अगला वाला जो है हमारा वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो देखो, वन रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन गिव्स राइज टू टू और मोर प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, C6H12O20 C C12H22O11 होगा ये, ठीक है, ये O11 होगा, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, O11, वही तो मैं सोच रहा था। ठीक है, O11, तो ये क्या है, बेसिकली तुम्हारा शुगर है। जब शुगर को तुम हीट करोगे, चीनी को जब तुम हीट करोगे, तो वो 12 कार्बन और 11 H2O में टूट जाएगा। 12 कार्बन और 11 H2O में टूट जाएगा। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये सारे जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं ये भी डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि वाटर और ऑक्सीजन देगा। वाटर टूट करके H2 प्लस O2 देगा, और इस तरीके का और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। बच्चों यहाँ पे और भी थोड़े से एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से जो मैंने लिया है, कि FeSO4 फेरस सल्फेट टूट करके Fe2O3 SO2 और SO3 देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो चीज होता है ना आपका, ये आपका होता है थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और ये जो चीज आपका होता है, ये आपका होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था मुझसे, एक बच्चे ने पूछा था, जिसके साथ जिसने उसके स्कूल में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 दे रहा है। लीड नाइट्रेट, ये रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था, PbO NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस है। यहाँ पे देखो AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Ag और Cl देता है। तो यहाँ पे हम लोग सनलाइट का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, कि हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लाइट के प्रेजेंस में। ओके, चलो ये सारे रिएक्शंस तुम देख लेना, सिंपल से रिएक्शंस है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं सारे रिएक्शन एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। इसमें अगर हर एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का तो 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं बेसिक तुम्हें समझा रहा हूं, और बाकी तुम्हारा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो मान लो कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू बी, तो ये ए बी के जगह पे आएगा और बी को बाहर निकाल देगा। तो अभी बी सी के साथ है ना, तो सी के साथ ए आ गया और बी को बाहर निकाल दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ज्यादा तगड़े एलिमेंट ने, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe। अब Fe जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। तो FeSO4 बन गया, तो देखो Fe क्या हुआ, Cu के जगह पे आ गया और Cu को बाहर निकाल दिया। सिमिलरली देखो CuSO4 प्लस लीड, लीड क्या हो गया, Cu के जगह पे आ गया, Cu को बाहर निकाल दिया। Ag प्लस HCl, हाइड्रोजन ने Ag को देखो, हाँ, Ag ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन क्या है, दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स भी हैं आपके टेक्स्ट बुक में, इन सारे एग्जांपल्स को भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल नहीं होगा, ये गलती से आ गया तो इसको भूल जाओ। ठीक है, ये आगे होगा। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तुमको समझेगा। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, पेन से लिखता हूं। ठीक है, इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा।
ये पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा तो एडी बन गया। देखो ना, ए पे पॉजिटिव था, इस पे निगेटिव था। ये पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा तो सीबी या बीसी बन गया। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे सीबी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिस रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है, इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल आपको पूछा भी जा सकता है। तो देखो मेरे पास NaCl है और AgNO3 है, इन दोनों को मैं एक दूसरे के साथ डाल करके मिक्स कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स मी AgCl प्लस NaNO3। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, NO3 के ऊपर निगेटिव था, Cl माइनस के ऊपर निगेटिव था। अब देखो Ag जो पॉजिटिव था Cl माइनस के साथ चला गया, एक्सचेंज क्या है इनका। Na जो पॉजिटिव था वो NO3 माइनस वाले के साथ चला गया, एक्सचेंज हुआ। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको देख लेने हैं। सिंपल से एग्जांपल है K2Cr2O4 BaSO4, सेम चीज हुआ है यहाँ पे भी सेम। इसका एक और पहचान है कि आपको ये नीचे डाउनवर्ड एरो दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट बना है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है, NaSO4, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। चलो ठीक है, गॉट इट, सिंपल। अब अगला वाला देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखने से पहले हम जाते हैं और समझते हैं प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स के बारे में पहले। तो बच्चों अगर आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, अगर आपके पास एक प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ पाते हो। आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारी चीजें तो मिलती है, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट और स्टडी प्लानर, साथ ही साथ लाइव होमवर्क हेल्प भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे अभी। आप उस बच्चे से बात कर सकते हो, आपका कोई फ्रेंड जिसके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बट आइकॉनिक इज बेस्ट। ठीक है, सिंपली आप ये कोड यूज कर सकते हो SJ Live 11, जब आप लेने जाओगे तो 10% के डिस्काउंट के लिए। यू कैन गो फॉर एनी प्लान, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट प्लान के लिए आप जा सकते हो। 3, 6, 12, 15, 18, 12 मंथ्स के अब पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर चालू रहता है, तो वो लेना रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो SJ Live 11 और आप पा सकते हो 10% तक का डिस्काउंट। इज इट क्लियर? चलो, तो अब ये भी समझ आ गया, तो अब हमें बात करना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स इस वर्ड में आपको दो चीजें दिखेगी, REDOX। RED का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑफकोर्स हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना होगा। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन के तीन मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम में मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं तो MgO बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो मैं इसको ऑक्सीडेशन कहूंगा। कार्बन में जब मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो मैं इसको ऑक्सीडेशन कहूंगा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये जब हाइड्रोजन को खोता है, दो हाइड्रोजन को खोएगा, जब दो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा गैस बनके, तो खाली मैग्नीशियम रह जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्राइड ने हाइड्रोजन को खोया है और मैग्नीशियम बन गया है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो CH3CH2 इथेन है, ठीक है, जब ये CH3CH2 एक एक हाइड्रोजन को, ये CH3, ठीक है, ये वाला जो CH3 एक हाइड्रोजन को खो के CH2 बन जाएगा, और ये CH3 एक हाइड्रोजन को खो के जब CH2 बन जाएगा, मतलब दो हाइड्रोजन टोटल इसने खोया, दो हाइड्रोजन लूज किया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, लूज हुआ है, तो उसको मैं ऑक्सीडेशन कहूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और मतलब होता है ऑक्सीडेशन का, वो होता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बन जाता है मेटल, और उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास एक ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नॉर्मली कोई तो एक ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। CH3CH2OH ये क्या है? इथिल अल्कोहल, ठीक है। ये इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन जाता है CH3COOH, मतलब यहां पे कुछ ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, कुछ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कि इस चीज ने यहां पे हेल्प किया ऑक्सीजन देने में। द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक क्यों? क्योंकि हमने H2SO4 यूज किया है, मेक्स द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कराया
ऑफ द रिएक्टेंट इथिल अल्कोहल, मतलब इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के लिए इसने ऑक्सीजन अवेलेबल कराया पोटेशियम डाइक्रोमेट ने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीजन लाके देगा या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, या फिर जो हाइड्रोजन निकालने में हेल्प करेगा उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो तुम, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, O3 ओजोन, ये एग्जांपल्स है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन के दो मतलब, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे देखो, वेजिटेबल ऑयल में मैंने हाइड्रोजन डाला 60 डिग्री सेल्सियस निकल के प्रेजेंस में, बताया था मैंने आपको, तो वनस्पति घी मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, जब इसके साथ मैं रिएक्ट करूंगा तो कॉपर ने ऑक्सीजन खो दिया, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया ना, रिमूव हुआ ऑक्सीजन, तो इसको भी मैं रिडक्शन बोलूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज गेन करता है इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसको भी मैं क्या कहता हूं, रिडक्शन कहता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, अब तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं कुछ कॉमन सी बात बताऊंगा, जो तुम्हें अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स मी कॉपर प्लस H2। यहां पे अगर तुम देखोगे, कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर बन गया, मतलब ऑक्सीजन खोया है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, उसने ऑक्सीजन खोया तो उसका रिडक्शन हुआ, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। हाँ, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, ये बात याद रखना, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो, H2 यहां पे अकेला है, H2 जाकर के H2O बन जाता है, मतलब इसने ऑक्सीजन पाया, ऑक्सीजन गेन किया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा है। अच्छा, इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हुआ तो हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction happens simultaneously, takes place simultaneously, is called as redox reaction। एकदम इजी, अद्भुत, आसान। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, MnO2, इसका रिडक्शन हुआ तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। HCl, यहाँ पे देखो इसने ऑक्सीजन पाया ना, ऑक्सीजन पाया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये वाला खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये बात सिंपल सी याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पेज लेकर के, फिर से यहाँ पे लिख ही देता हूँ अच्छे से, देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात को याद रखना वरना नंबर कट जाएंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। हमने जो तीन मतलब पढ़े थे उसको समराइज कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समराइज कर दिया, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अगला और आखिरी टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन या रैंसिडिटी की हम बात करें तो यहाँ पे तुम्हें कार दिख रहा होगा पीछे जिसपे थोड़ी जंग लग गई है, तो उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास 4 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, गर्म पानी रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया। तेल क्यों डाला, कि गर्म पानी में से भाप ना निकले। तेल इसलिए डाला कि गर्म पानी में से भाप ना निकले। फिर यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब पानी है जिसमें नमक डाल दिया मैंने, और दूसरे वाले में मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हवा है। और तीसरे वाले में मैंने क्या किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया और उसको बंद कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरा टेस्ट ट्यूब नंबर 1 था, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 था, 3 था, 4 था। मैं ऑब्जर्व किया, मैंने सब में एक नेल डाल दिया, नेल मतलब कील डाल दी मैंने एक। ठीक है, तो मैंने देखा कि नेल रस्ट वेरी स्लाइटली, जहां पे खाली वाटर है, खाली वाटर है, गर्म पानी, खाली वाटर, गैस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली खाली वाटर है तो बहुत धीरे धीरे नेल का रस्टिंग होगा, मतलब उस पर जो जंग लगेगा, कोरोजन होगा उसका, वो बहुत धीरे होगा। जहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन है वहां पे थोड़ा क्विकली होगा नेल रस्ट, क्विकली, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे हवा भी आ रहा है अंदर, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। जहां पे खाली एयर है वहां पे स्लोली होगा, थोड़ा स्लोली होगा। खाली एयर है, पानी नहीं है इसके पास, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और जहां पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ना तो एयर है ना तो पानी है, वहां पे नेल रस्ट होगा ही नहीं बिल्कुल, बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नॉट रस्ट एट ऑल। इससे हम एक चीज कह सकते हैं कि बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्ट होने के लिए जहां पे क्विकली हुआ वहां पे वाटर भी था और एयर भी था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी था ना। ठीक है, तो एयर और वाटर दोनों चाहिए रस्ट होने के लिए, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सब्सटेंस, कुछ ऐसा रेडिश सब्सटेंस तुम्हें दिखता है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सॉलिड ऑन द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड एज रस्ट। किसी मेटालिक सरफेस जो सर्टन, आयरन बेसिकली,
ठीक है, आयरन के सरफेस पे जो आपको रेडिश कलर का सब्सटेंस दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बुलाते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3.H2O होता है। और इसका जो केमिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन, इसको हम कोरोजन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो कोरोजन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रैंसिडिटी के बारे में, जो हमारा आखिरी टॉपिक है रैंसिडिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी तुम्हारा ऑयल या फिर घी लेफ्ट aside for long time it undergoes air oxidation and become rancid। rancid मतलब खराब हो जाना, बासी हो जाना सिंपली। ठीक है, तो जब ये ऑयल या फिर घी या फिर कोई भी फूड स्टफ को तुम लंबे समय तक ऐसे बाहर छोड़ देते हो, क्या करते हो, लंबे समय तक तुम ऐसे बाहर छोड़ देते हो एयर के प्रेजेंस में, तो उसका क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के साथ, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अगर ऐसे फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल और फैट, बेसिकली ऐसे ऑयल में अगर या फिर घी में अगर तुम फूड बनाओगे, टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, उसका टेस्ट बदल सकता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है, वो रैंसिडिटी हो जाता है। समझ में आया? तो सिंपली अगर तुम फूड स्टफ को अगर बाहर छोड़ देते हो, ऑयल या घी को ज्यादा समय तक बाहर, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हम रैंसिडिटी कहते हैं, उस रैंसिड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इससे प्रोटेक्ट करना है, तो रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो मैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, उसको अगर मैं एयर टाइट कंटेनर में रख देता हूं, तो भी ये प्रोसेस को मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, तो इससे भी क्या होगा, रैंसिडिटी से प्रोटेक्शन हो सकता है। तो अब सवाल ऐसा है कि रैंसिडिटी से दो तरीके से हम बचा सकते हैं। सबसे पहला, एयर टाइट कंटेनर में रख के, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ, तुम लोग ने वो क्या है, लेज वगैरह खाया, लेज जो भी वो आता है ना, चिप्स वगैरह का पैकेट, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। तुम्हें कमेंट करके बताना, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारा गैस होता है, तो तुम्हें कमेंट करके ये बताना है कि उसमें कौन सा गैस होता है और वो गैस का काम क्या है। ठीक है, क्या उसका रैंसिडिटी से कोई लेना देना है, क्या वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्या वो हीलियम है या नाइट्रोजन है, क्या है वो, उसका काम क्या है, वो तुम्हें कमेंट करके बताना है। देखो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जोर शोर सीरीज के सारे वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं, और मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना रिकॉर्ड करना बैठ करके आसान नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी पे, दे कैन ऑलवेज यूज माई कोड SJ Live 11। इस YouTube चैनल पे देख करके अगर आपको पसंद आया तो आप ये कोड अनअकैडमी पे कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी कैटेगरी में, जिससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मैं थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगा भाई को। ठीक है, तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच। एंड बस लास्ट और कुछ नहीं, दिस इज द कोड जो आपको दिख रहा होगा, SJ Live 11। थैंक यू सो मच, डाउनलोड कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो लेट्स क्रैक इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एसिड बेस्ड सॉल्ट अगला चैप्टर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद फिर आने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस्ड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेसेस, और फिर आएगा आपका वो वाला चैप्टर, उसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। हम दो, लाइट प्रोसेस और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हर एक पार्ट अलग अलग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।